दोस्त, आपका स्वागत है मेरे स्टडी चैनल राजपति एकेडमी में। आज हम फिर से 11th हिंदी मीडियम का लेक्चर 3 ले रहे हैं। इसमें हम एटम के बारे में पढ़ाएंगे सब कुछ, यानी कि साइंस का जो परिचय है, इंट्रोडक्शन ऑफ द साइंस वो करा दिए थे। केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री के कितने प्रकार होते हैं, वो सब क्या किए थे, हम करा दिए थे। आज हम पढ़ाएंगे इंट्रोडक्शन। आज हम पढ़ाएंगे एटम के बारे में कि व्हाट इज कॉल्ड द एटम, परमाणु क्या है, मॉलिक्यूल क्या, और मैटर के कॉन्सेप्ट के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले आज हम चल रहे हैं कि व्हाट इज मैटर, मैटर है क्या। ठीक है, सबसे पहले पढ़ाएंगे कि मैटर नहीं, उससे पहले पढ़ा देते हैं कि व्हाट इज एटम, परमाणु क्या है। ठीक है, तो लिखिए व्हाट इज परमाणु, यानी कि परमाणु क्या है। परमाणु क्या है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन था, ठीक, ये क्वेश्चन। अब देखिए परमाणु, तो परमाणु तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है, यानी या फिर हम कह सकते हैं तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, वही क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। तो लिखिए सबसे पहले आंसर, तत्व का वह सूक्ष्मतम कण, तत्व का वह सूक्ष्मतम कण, सूक्ष्म कण, सूक्ष्म कण, सूक्ष्म कण जो मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, जो मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, पाया जाता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, भाग लेता है, परमाणु कहलाता है, परमाणु कहलाता है। यानी कि तत्व का वह सूक्ष्मतम कण, तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। यानी कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो मुक्त अवस्था फ्री स्टेट में नहीं पाया जाएगा लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, वही क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है, वही परमाणु। यह परमाणु अगले चैप्टर के बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर में। इसका कोई डाल्टन ने किया था 1808 ईस्वी में, तो यह भी चर्चा करेंगे अगले चैप्टर में, इसके डिटेल्स के बारे में। लेकिन यहाँ बेसिक नॉलेज हम बता दें क्योंकि इस चैप्टर में एटम और मॉलिक्यूलर आयन का उपयोग अधिकतर होते हैं, इसीलिए इसको हम बता दें। यानी कि फिर से समझ लीजिए, तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता, कभी भी यह फ्री स्टेट में नहीं पाया जाएगा मुक्त अवस्था में, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, वह क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। अब लिखिए अणु क्या है, अणु। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आ जाएंगे कि अणु क्या है, अणु क्या है। ठीक है, लिखिए आंसर इसका, यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण, यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण, सूक्ष्म कण, सूक्ष्म कण जो मुक्त अवस्था में पाया जाता है, जो मुक्त अवस्था में पाया जाता है, पाया जाता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में, अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। क्या करता है, भाग नहीं लेता है।
उसे या भाग नहीं लेता अणु कहलाता। अणु कहलाता। देखिए यानी कि यौगिक का वह सूक्ष्म कण, यौगिक यानी कि जब दो या दो से अधिक तत्व मिलेंगे तो यौगिक का निर्माण होगा। ठीक है, 10th में भी आपके केमिस्ट्री वाले सर पढ़ा दिए होंगे। व्हेन द टू और मोर एलिमेंट आर कंबाइंड टुगेदर देन इट विल फॉर्म द कंपाउंड। यानी कि जब दो या दो से अत्यधिक तत्व आपस में जुड़ते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है। तो अणु है तो यौगिक का वह सूक्ष्म कण, यौगिक का वह सूक्ष्म कण जो मुक्त अवस्था में पाया जाता है, जो फ्री स्टेट में पाया जाता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, पर अणु कहलाता है। क्या कहलाता है? अणु। एग्जाम्पल में इसका एग्जाम्पल उदाहरण लिख लीजिएगा। इसका उदाहरण आ जाएगा कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यह सब क्या आ जाएगा? फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है। कार्बन ETC, ठीक है, ETC। अब इसमें देखिए उदाहरण में इसका उदाहरण आ जाता है मेरे पास N2O2 F2 H2O HCl ETC। यही सब क्या अणु है, यह सब क्या अणु है। तो यौगिक का वह सूक्ष्म कण, यह सब क्या एक यौगिक का छोटा कण है जो मुक्त अवस्था में पाया जाता है, फ्री स्टेट में पाया जाता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। इस अणु का खोज भारत के प्रसिद्ध दार्शनिक एवं संत कनाद ने की थी। आगे हम पढ़ाएंगे मैटर में कि कनाद का क्या कॉन्सेप्ट रहा। ठीक है, ये अणु और परमाणु क्या है, यहाँ तक लिख लिए। अब इसमें इसको सबसे पहले स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए। ठीक है, तब इसके बाद पढ़ाएंगे आयन क्या है। ठीक है, आयन क्या है, सबसे पहले इसको क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट। फिर से इसमें तो समझ लीजिए कि तत्व का वह सूक्ष्म कण, तत्व क्या है? एलिमेंट। एलिमेंट का वह सूक्ष्म कण, छोटा सा कण जो मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता, कभी भी फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। और अणु में यौगिक का वह सूक्ष्म कण जो मुक्त अवस्था में तो पाया जाता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, क्या कहलाता? अणु। उदाहरण N2O2 F2 H2 ETC। अब लिखिए व्हाट इज कॉल्ड आयन। आयन क्या है? आयन क्या है? ठीक है, यह तो स्क्रीनशॉट कर लिए होइएगा। अब लिखिए आयन क्या है, आयन क्या है। ठीक है, अब लिखिए तो आयन क्या है। ठीक है, हमारे पास अब तीसरा क्वेश्चन आ जाता है कि आयन क्या है। आयन क्या है? ठीक है, आयन क्या है? आवेशित कण को आयन कहते हैं। इंग्लिश में आप देख लीजिएगा कि चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड आयन। आवेशित कण को ही क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। लिख लीजिए, आवेशित कण को ही आयन कहते हैं। आवेशित कण को आयन कहते हैं, आयन कहते हैं। अब देखिए यह आयन कैसे उत्पन्न होगा? कहिएगा सर चार्ज कैसे उत्पन्न होगा? आवेशित कण, आवेश को हम कैसे उत्पन्न करेंगे? तब जब आप 12th में जाइएगा तो वहां पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट चैप्टर आ जाता है। उसमें क्या होता है, किस प्रकार आयन चार्ज उत्पन्न किया जाता है। उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट आ जाते हैं। उसको सबसे पहले आप तो नॉर्मली देखते हो जनरली कि कंघा आपके पास आकर आप क्या करते हैं, बाल को सोटते हैं। तो उसमें क्या होता है, खूब ज्यादा घर्षण के कारण उसमें चार्ज उत्पन्न होता है। तो ड्यू टू द फ्रिक्शन चार्ज इज प्रोड्यूस्ड, घर्षण के कारण आवेश उत्पन्न होता है। और उसको जब भी उस घर्षण, अब उस कंघे को जब भी आप छोटे से टीनी पार्टिकल के नजदीक ले जाइएगा, तुरंत उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। यानी कि क्या, वह भी एक आयन हो चुका है, चार्ज हो चुका है। तो दैट इज कॉल्ड आयन। चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड आयन। यानी कि आवेशित कण को ही क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। आवेशित कण को ही क्या कहते हैं?
हैं आयन कहते हैं। आवेशित कण को क्या कहते हैं आयन कहते हैं। अब समझ गया कि सर आवेशित कण किसको कहेंगे। आवेशित कण जैसे यह मरकर है, इसको हम क्या करें कि थोड़ा सा बाल में रगड़ लिए, थोड़ा देर 5 मिनट इसको क्या कर लिए, इसको जब हम क्या करते हैं घर्षण कराते हैं, फ्रिक्शन कराते हैं, उसके बाद जब भी हम छोटे से कागज के नजदीक इसको ले जाएंगे तो यह क्या कर लेगा, अपनी ओर इसको आकर्षित कर लेगा, अपनी ओर खींच लेगा, यानी कि वह चार्ज हो जाएगा। यह क्या आ जाएगा चार्ज, इसके ऊपरी सतह पर चार्ज क्या क्या लेयर बैठ जाएगी, जहां पे इसको घर्षण करा रहे हैं वहां पे लेयर बैठ जाएगी, तो यह क्या कहलाएगा चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड आयन, यानी कि आवेशित कण को ही आयन कहते हैं। यह 2 प्रकार के होता है आयन। अब समझिए यह 2 प्रकार के होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, आयन कितने प्रकार के होते हैं। आयन कितने प्रकार के होते हैं। होते हैं आंसर लिखिए, आयन 2 प्रकार के होते हैं। आंसर लिखिए, आयन 2 प्रकार के होते हैं। आयन 2 प्रकार के होते हैं। हाँ ठीक है। पहला लीजिए धनात्मक आयन, धनात्मक आयन, और दूसरा लिखिए ऋणात्मक आयन, ऋणात्मक आयन। ठीक है, आयन धनात्मक आयन लिख के डैश दीजिए। ठीक है, पहला क्या आ जाएगा धनात्मक आयन, आयन इसको कैटायन कहते हैं इंग्लिश में, या पॉजिटिव आयन। जैसे कि हम क्या है, एक टीचर है, आपको क्या कर रहे हैं ज्ञान दे रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं ज्ञान को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो हमने ज्ञान दिया तो मैं एक क्या बन गया धनायन बन गया, आपने ज्ञान को एक्सेप्ट किया तो क्या बन गया ऋणायन बन गया। यानी कि जो सबस्टांस, जो पदार्थ कुछ भी त्याग दे, क्या कर देता है कुछ भी त्याग देता है, तो वह क्या कहलाता है धनात्मक। यानी कि इसमें अगर धनात्मक कहलाता है, अगर इसमें आयन है तो यानी कि आयन को लॉस कर देगा तो धनात्मक आयन। यानी कि यह पेन ने क्या किया, अपना क्या किया चार्ज को लॉस कर दिया, चार्ज को लॉस कर दिया, तो यह धनात्मक आयन पर क्या गया बन गया। तो यानी कि वैसा आयन जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है उसी को धनात्मक आयन कहते हैं। ठीक है, वैसा आयन जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, त्याग करता है, तो उसे धनात्मक आयन कहते हैं, धनात्मक आयन कहते। तो उसे क्या कहते हैं धनात्मक आयन, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, यानी कि त्याग मीन्स क्या करना लॉस करना, तो वह धनात्मक आयन कहते हैं। ठीक है, इसे इसी में लिखो प्लस VE द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, प्लस VE द्वारा सूचित किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है, सूचित गलती है। ठीक है, सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता। ठीक है, इसे प्लस VE द्वारा सूचित किया जाता है। जो भी सबस्टांस इलेक्ट्रॉन त्याग देता है वही उसका क्या कहलाता है वैलेंसी कहलाता है, यानी कि संयोजकता कहलाता है। द एलिमेंट हैज टेंडेंसी टू लॉस और गेन द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड देयर वैलेंसी। तत्व का एक वैसा गुण जो क्या कर देता है इलेक्ट्रॉन को त्यागता है और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, वह उसका वैलेंसी कहलाता है। आगे के लेक्चर में हम पढ़ाएंगे कि वैलेंसी क्या, संयोजकता क्या। जैसे कि और जो भी जितना त्यागेगा उसके ऊपर उतना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो जितना इलेक्ट्रॉन लेगा उसके ऊपर उतना ही निगेटिव चार्ज आएगा। उदाहरण में देख लीजिए, जैसे कि सोडियम है, ठीक है, ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो आप कहिए सर जी कामा त्याग दिया, तो Na प्लस एगो इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्या गया Na प्लस एगो इलेक्ट्रॉन आ गया। यानी कि सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया त्याग दिया, तो Na प्लस में आ गया, Na प्लस आ जाएगा, Mg2 प्लस आ जाएगा,
Al3+, जिसने जितना इलेक्ट्रॉन त्यागा, यानी कि मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, इसीलिए इसके ऊपर 2+ आयन आ गया। एल्युमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, इसके ऊपर 3 क्या क्या 3+3 आ गया। और इसका वैलेंसी भी 1 होता है सोडियम का, मैग्नीशियम के वैलेंसी 2, एल्युमिनियम के वैलेंसी 3। यानी कि एक वैसा तत्व की एक वैसी आदत टेंडेंसी जिसमें तत्व अपने क्या करते इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, तो वही उसका वैलेंसी कहलाता है, संयोजकता। जितना त्यागेगा वही उसका संयोजकता। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, इसका संयोजकता 1। मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, इसका संयोजकता 2। एल्युमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, इसका संयोजकता 3। यानी कि यह सब आ गया क्या कैटायन। इसे पॉजिटिव यानी कि प्लस Ve द्वारा सूचित किया जाता है। आयन वैसा चार्ज वैसा आयन जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे, इसी इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, छोड़ दिया, इलेक्ट्रॉन का त्याग, उसी को धनात्मक आयन कहते हैं। इसे प्लस Be द्वारा सूचित किया जाता है। उदाहरण के लिए Na+, Mg+2, Al+3। इतना समझ में आ गया होगा। आप कहिए सर जी Na+ कहाँ से लिया है, यानी कि जो भी तत्व, फिर हम समझा रहे हैं, ध्यान से सुनिए, जो भी तत्व जितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उसके ऊपर उतना ही पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव लिखा जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, इस प्रकार मैग्नीशियम 2 त्याग दिया, इसीलिए इसके ऊपर 2+ आ गया। एल्युमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, इसी के ऊपर इसके ऊपर 3 आ गया प्लस में, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि आवेशित कण को आयन कहते हैं, यानी कि चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड द आयन। आवेशित कण। अब आवेश कैसे प्रोड्यूस कीजिएगा, यह आपको 12th में पढ़ाया जाएगा, फिजिक्स में पहला चैप्टर आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में वहाँ क्या किया जाता है, कई मेथड आ जाते हैं चार्ज के प्रोड्यूस करने के, ठीक है। एक कंघे के द्वारा, दूसरा जब नाई क्या करता है, ब्रश से जूता को साफ करता है, उसके द्वारा क्या होता है, चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। अब इस दोनों पेन को क्या करते हैं, घर्षण करा देते हैं, अब इसमें भी चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। यानी कि चार्ज जो प्रोड्यूस करना है वो आपको 12th में पढ़ाया जाएगा कि चार्ज हम किस प्रकार प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि आवेशित कण को क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड आयन। आयन के 2 प्रकार होते हैं, धनात्मक आयन, ऋणात्मक आयन। वैसा आयन जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसे धनात्मक आयन, इसे प्लस Ve द्वारा सूचित किया जाता है। यहाँ तक सबसे पहले क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। अब लिखिए ऋणात्मक आयन, यहाँ तक तो लिख लीजिएगा। अब लिखिए ऋणात्मक आयन, यह ऋणात्मक आयन क्या, ठीक है। यहाँ तक इसको रहने देते समझने के लिए। अब लिखिए ऋणात्मक आयन, दूसरा क्या है, ऋणात्मक आयन। ऋणात्मक आयन, ठीक है। वैसा आयन जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, ग्रहण करता है, ऋणात्मक आयन कहलाता है, ऋणात्मक आयन कहलाता है। यानी कि वैसा आयन जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, तो वह क्या कहलाता है, तो वह ऋणात्मक आयन कहलाता है, या फिर उसे ऋणात्मक आयन कहते हैं, या फिर उसे ऋणात्मक आयन कहते हैं, ऋणात्मक आयन कहते हैं, ऋणात्मक आयन कहते, ठीक है, उसे ऋणात्मक आयन कहते हैं, ठीक। उसे क्या कहते हैं, ऋणात्मक आयन कहते हैं। जैसे क्या है, देखिए क्लोरीन है, देखिए जैसे क्या है, क्लोरीन है, यह 1 इलेक्ट्रॉन था, फिर 1 इलेक्ट्रॉन यह ले लिया, इस प्रकार देखिए। यानी कि क्लोरीन Cl या फिर SO4
2 माइनस, यानी कि SO4 और 2 माइनस ले लिया, यानी कि SO4 2 माइनस आ गया। ठीक है, SO4 था पहले से ही और माइनस पे 2E ले लिया था, क्या बन गया SO4 2 माइनस आ गया। SO4 2 माइनस, उसके बाद लिख लीजिए O2 2 माइनस, O2 2 माइनस, लिख लीजिए O2 माइनस, O2 ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, उसके बाद F2 2 माइनस, यह सब क्या आ जाएगा उदाहरण में आ जाएगा, उदाहरण में। यानी कि यह क्या कर लिया, एक लिया, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, यह 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन, SO4 2 माइनस इलेक्ट्रॉन, यह क्या आ जाएगा इस प्रकार। यह क्या कर देता है इलेक्ट्रॉन, जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ माइनस में ले लिया यानी कि उतना ही इलेक्ट्रॉन क्या गया इसके ऊपर चढ़ गया माइनस में, यानी कि यह क्या गया ऋणात्मक आयन, यानी कि वैसा आयन जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। यह सब तो आयन तो है, यानी कि चार्ज पार्टिकल इक्वल आयन, चार्ज पार्टिकल को आयन कहते हैं। यह 2 प्रकार धनात्मक आयन ऋणात्मक आयन, वैसा आयन जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसे धनात्मक आयन कहते हैं, वैसा आयन जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे ऋणात्मक आयन कहते हैं। ठीक है, ऋणात्मक आयन कहते हैं। उसके बाद लिख लीजिए इसको थोड़ा देर के बाद लिख लीजिए। ठीक है, ऐसा ही लिखा देंगे। इसे -VE द्वारा सूचित किया जाता है, द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में लिख लीजिए SO4 2 माइनस, O2 2 माइनस, O2 माइनस, N2 2 माइनस, ठीक है, N2 2 माइनस, F2 2 माइनस, ETC, यह ETC आ जाएगा। ठीक है, यानी कि वैसा आयन जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसे ऋणात्मक आयन कहते हैं, इसे -VE द्वारा सूचित किया जाता है। यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। जब भी आप ही है, जैसे कि आपने किसी से रुपया लिया तो आप क्या कहला ऋणात्मक आयन, आपको आपके क्या हुआ सामने प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली कोई व्यक्ति जो देने वाला होगा वह नहीं कहेगा कि यह मुझसे पैसा लिया है और यह गरीब है, लेकिन वह क्या करेगा आपके अगल बगल में जरूर कहेगा कि हमसे क्या गरीब है, यानी कि ये क्या ऋणात्मक है, वह गरीब है इसीलिए हमसे रुपया लिया। ठीक है, और धनात्मक आयन जो आपसे छोटा भी आपसे गरीब भी होगा, लेकिन अगर आपको वह पैसा दिया तो आपको जरूर कहेगा कि आपके बगल में इनडायरेक्टली कहेगा, क्या होगा इनडायरेक्टली कहेगा कि वह क्या है ऋणात्मक हमसे ऋण लिया है। और वह जब आप दीजिएगा पैसा किसी को तो आप जरूर कहिएगा हम धनात्मक है, हम क्या डायरेक्टली आप कहिएगा, डायरेक्टली कहिएगा कि हम धनात्मक, सबको तो नहीं कहेगा, आप भी कहिएगा इनडायरेक्टली ही रूप से सबको क्या क्या है हम धनात्मक आयन, हम धनी है, हमने उसको रुपया दिया है। उसी प्रकार यह क्या होता है आवेश में भी है आयन में भी है, यानी कि आवेशित कण को आयन कहते हैं, चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड द आयन, चार्ज पार्टिकल को क्या कहते हैं आयन कहते हैं। आयन 2 प्रकार के, पहला कैटायन यानी कि धनात्मक आयन और दूसरा एनायन ऋणात्मक आयन, इसको कैटायन कहते हैं। धनात्मक आयन को अगर लिखिएगा तो लिख लीजिएगा यहाँ पे कैटायन CATION, ठीक है, कैटायन कहते हैं। और इसको एनायन कहते हैं ANION, ऋणात्मक आयन को क्या कहते हैं एनायन कहते हैं, यानी कि वैसा आयन जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो क्या कहलाता है ऋणात्मक आयन कहलाता है, और वैसा आयन जो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है कैटायन कहलाता है। क्या कहलाता है कैटायन कहलाता है। ठीक है, कैटायन कहलाता है। ठीक, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि मैटर क्या है, पदार्थ क्या है। ठीक है, सबसे पहले इसको क्या कर लीजिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कर लिए होइएगा स्क्रीनशॉट। अब लिखेंगे कि पदार्थ क्या है। ठीक है, पदार्थ क्या है। ठीक है, अब लिखिए पदार्थ, ऊपर लिखिए पदार्थ या द्रव्य, पदार्थ या फिर द्रव्य, इसी को द्रव्य भी कहते हैं। ठीक है, द्रव्य। मैटर इंग्लिश में लिखिए तो मैटर, मैटर क्या है। ठीक है, इंग्लिश में लिखे तो मैटर। अब लिखिए इसका डिफिनीशन। पहले देखिए पदार्थ, पहले इसका क्या कर लीजिए समझ लीजिए कि पदार्थ क्या है।
पदार्थ हमने 9th में पढ़ा, 6th में पढ़ा, 7th में पढ़ा, 8th में पढ़ा, 10th में पढ़ा, 11th में पढ़ने जा रहे हैं। और 9th 10th से ही पढ़ते हैं। पदार्थ एक वैसी वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें भार हो, जो घर्षण के नियमों का पालन करे, वही क्या कहलाता? पदार्थ कहलाता। लेकिन यहाँ भी कॉन्सेप्ट वही है, थोड़ा स्टेटमेंट चेंज होगा और थोड़ा इसके बारे में लॉन्ग पढ़ेंगे, क्योंकि अब क्या आए हैं, अब थोड़ा बड़े क्लास में आए हैं, अब थोड़ी बड़ी सोच के साथ पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि हर एक क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप हमें चेंज करना होता है मेथड, कि हम किस प्रकार पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। तो वही क्या है, द्रव्य क्या, पदार्थ क्या है। भारत के दार्शनिक एवं भारत के संतों का मानना था कि पदार्थ का निर्माण 5 तत्वों से हुआ। पहले इसके इतिहास के बारे में समझ लीजिए कि भारत के दार्शनिक और भारत के संतों का मानना था कि पदार्थ का निर्माण 5 तत्वों से हुआ है। पृथ्वी, जल, हवा, पानी और आकाश, यही 5 गो तत्व है। और आग से हुआ है। यानी कि जिस प्रकार उन्होंने एक सांस्कृतिक रूप से माना कि जिस प्रकार हम मानव का शरीर 5 तत्व से बना हुआ है और फिर मृत्यु के पश्चात ये 5 तत्व विलीन हो जाते हैं, 5 तत्व, उसी प्रकार उन्होंने भी माना सजेस्ट कि पदार्थ का निर्माण 5 तत्व से हुआ है, 5 तत्व से हुआ है, और यह भी एक निश्चित अवधि के बाद समाप्त हो जाता है। इनके बारे में पदार्थ का कॉन्सेप्ट था। बाद में चलकर कनाद ऋषि आए, वो भी एक क्या थे, महान फिलोसफर और महान संत थे। उन्होंने कहा कि पदार्थ का निर्माण सूक्ष्म कणों से हुआ है और वही सूक्ष्म कण अणु कहलाता है। क्या कहलाता? अणु। कनाद एक ऋषि थे, वह एक बहुत बड़े तपस्वी थे। वो धान्य पदार्थों को एकत्रित कर क्या करते थे, खाते थे, अपने भोजन के लिए उसे क्या करते, एकत्र करते थे, कलेक्ट करते थे। कनाद, बाद में चलकर कनाद का नाम बहुत ही फेमस हुआ। अणु के खोज में कनाद का बहुत बड़ा योगदान रहा। फिर 1808 ईस्वी में डाल्टन आए और डाल्टन ने भी कहा कि पदार्थ का निर्माण बहुत ही सूक्ष्म कणों से बना हुआ है और जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है, और उन्होंने कहा कि वह एटम है और वही परमाणु है। ठीक है, वही क्या है, परमाणु है। तो सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पदार्थ के बारे में समय समय पर विभिन्न कथन की उत्पत्ति हुई। यानी कि बहुत से कथन क्या हुए, प्रतिपादित हुए। पहला था कि भारतीय संतों का मानना था कि पदार्थ का निर्माण पंच तत्व से हुआ है या 5 तत्व से हुआ है, 5 तत्व से हुआ है जिसमें, ठीक है, जिसमें पृथ्वी, आग, पानी, ठीक है, आकाश एवं वायु सम्मिलित है। ठीक है, सम्मिलित है, गलती सम्मिलित लिखा हो, सम्मिलित, ठीक है, सम्मिलित है, ठीक है, सम्मिलित है, ठीक है, सम्मिलित है, जिसमें क्या है, यानी कि भारतीय संतों का मानना था, यह भी लिखिएगा, पदार्थ के बारे में समय समय पर विभिन्न कथन की उत्पत्ति, उसका पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा कि भारतीय संतों का मानना था कि पदार्थ का निर्माण 5 तत्व या 5 तत्व से हुआ है, जिसमें पृथ्वी, आग, पानी, आकाश एवं वायु सम्मिलित होते हैं, एवं एक निश्चित अवधि के बाद इनकी विनाश हो जाती है, एवं एक निश्चित अवधि के बाद
एवं एक निश्चित अवधि के बाद इनकी विनाश हो जाती है, विनाश हो जाती है। यही पदार्थ के बारे में क्या था, कंसेप्ट हो जाती है। क्या था, भारतीय संतों का यह था एक पदार्थ के बारे में कंसेप्ट। फिर बाद में चलकर कनाद ऋषि ने बताया कि कनाद ऋषि बाद में चलकर कनाद ऋषि ने बताया कि पदार्थ की उत्पत्ति अत्यंत सूक्ष्म कण से हुई है, जो अणु कहलाते देखिए। बाद में चलकर कनाद ऋषि आए। कनाद ऋषि ने बताया कि पदार्थ की उत्पत्ति अत्यंत सूक्ष्म कण, बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल, अत्यंत सूक्ष्म कण से हुई है, जो क्या कहलाता है, अणु कहलाता है। यह कनाद ऋषि का क्या कहना था। फिर 1808 ईस्वी में डाल्टन ने बताया कि पदार्थ अविभाज्य कणों का मिश्रण है, कणों से बनी हुई है, जो परमाणु कहलाता है। ठीक है। देखिए, बाद में फिर 1808 ईस्वी में डाल्टन आए और डाल्टन ने बताया कि पदार्थ अविभाज्य कणों से बनी हुई है। जिस कण से बनी हुई है उसको कभी भी विभाजित नहीं किया जा सकता, कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है। अविभाज्य कणों से बनी हुई है, जो क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। इतना के बाद क्या पदार्थ है, क्लियर कट डिफिनीशन आया। तब हम लोग के पास एक डिफिनीशन आया कि वैसी वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें भार हो एवं घर्षण के नियमों का पालन करती हो, तो वह क्या कहलाती है, पदार्थ कहलाती है। इनकी उत्पत्ति अत्यंत सूक्ष्म कण, एटम, मॉलिक्यूल यानी कि अणु, परमाणु और आयन से हुई है। इनकी उत्पत्ति एटम, मॉलिक्यूल और आयन से क्या हुई है। इनकी उत्पत्ति एटम, मॉलिक्यूल और आयन से हुई है। यही है पदार्थ के बारे में। फिर से समझिए, पदार्थ क्या है, द्रव्य, इसको द्रव्य भी कहते हैं। यानी कि पदार्थ के बारे में समय समय पर विभिन्न कथन की क्या उत्पत्ति हुई। तो कहती है, अबाउट द मैटर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कम अबाउट टाइम टू टाइम। यानी कि निम्नलिखित जो कथन आते गए समय समय पर। पहला था कि भारतीय संतों का मानना था कि पदार्थ का निर्माण पंच तत्व अर्थात 5 तत्व से हुआ है, जिसमें पृथ्वी, आग, पानी, आकाश एवं क्या वायु सम्मिलित है। एवं एक निश्चित अवधि के बाद इनकी क्या होती है, विनाश हो जाती है। बाद में चलकर कनाद ऋषि ने बताया कि पदार्थ की उत्पत्ति अत्यंत सूक्ष्म कण से हुई है, जो क्या कहलाता है, अणु कहलाते हैं। फिर 1808 ईस्वी में डाल्टन ने बताया कि पदार्थ अविभाज्य कणों से बनी हुई है, अर्थात पदार्थ जिस कण से बनी उसे कभी भी विभाजित नहीं किया जा सकता है, जो क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। इतना तक पूरा समझ में आ गया होगा। सबसे पहले उसको क्या कर लिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर इसके बाद में पढ़ाएंगे कि पदार्थ का क्लियर कट डिफिनीशन क्या आया उसके बारे में। इसको सबसे पहले क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
लिए होइएगा स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब पढ़िए पदार्थ की एक अब पढ़िए पदार्थ की क्या है क्लियर कट डिफिनीशन। अब पदार्थ का डिफिनीशन हमें पता चला कि वैसी वस्तु जिसमें भार हो, जिसमें द्रव्यमान अर्थात भार हो, ठीक है, भार हो, जो स्थान घेरती है, एवं अपने ऊपर लगने वाले बलों का विरोध करती है तो उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ या द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। उदाहरण में लिख लीजिए, ठीक है। उदाहरण इसका क्या होगा, ठीक, उदाहरण एग्जाम्पल में लिख लीजिए, लकड़ी, पत्थर इत्यादि। यानी कि वो एक वैसी वस्तु जिसमें भार हो, स्थान घेरती है तथा अपने ऊपर लगने वाले बलों का विरोध करती है। तो आप इस स्टेटमेंट में क्या कीजिएगा, थोड़ा कंफ्यूज होइएगा कि अपने ऊपर लगने वाले बलों का विरोध सर यह कैसे करती है। हम इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं। तो फिजिक्स वाले सर जी पढ़ाए होंगे 9th में कि न्यूटन्स लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन टू दी रिएक्शन। जब हम बॉल से जिस बॉल से हम क्रिकेट खेलते हैं उससे हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, मारते हैं, यानी कि इसको हम क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं। एट द टाइम वह भी क्या करेगा, इस पर बल लगाएगा, यानी कि अब बलों का क्या करती है, विरोध करती है। तो यही क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता। यह क्या है, अगर इसको हम क्या करें, धक्का दे रहे, इसकी अवस्था में हम तो कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस पर जो बल लगा रहे हैं वह सूडो बल है, सूडो फोर्स, छद्म बल है या फिर कृत्रिम बल है। तो इसके ऊपर जब हम बल लगाए तो विरोध कर रही है, यानी कि जब हम न्यूटन थर्ड लॉ के अनुसार आ जाएंगे, एक्शन टू दी रिएक्शन, यानी कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होता है, यानी कि अपने ऊपर लगने वाले बलों का विरोध करते तो वह पदार्थ। यानी कि वैसी वस्तु जिसमें भार हो, जो स्थान घेरती है एवं अपने ऊपर लगने वाले बलों का विरोध करती है, उसे पदार्थ या द्रव्य, लकड़ी, पत्थर इत्यादि, ठीक है। अब लिखिए पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं। पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं। आंसर लिखिए, पदार्थ के 2 भागों में बांटा गया है। पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया। आंसर लिखिए, पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया। दो भागों में बांटा गया। ठीक है, पहला लिखिए, भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर, अवस्था के आधार पर, और दूसरा लिखिए रासायनिक अवस्था के आधार पर, रासायनिक अवस्था के आधार पर, अवस्था के आधार पर, ठीक है।
पहला भौतिक अवस्था के आधार पर और दूसरा रासायनिक। यानी कोई पूछे अवस्था के आधार पर पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, या पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, पहला भौतिक अवस्था के आधार पर और दूसरा रासायनिक अवस्था के आधार पर। तो पहला लिखिए भौतिक, पहले सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर समझिए। वैसी वस्तु जिसमें भार हो, ये हमारा घर है, इसमें कुछ न कुछ क्या है, भार है, या क्या कुछ न कुछ तो भार है। जो स्थान गिरती है, यहाँ पे रख दिए तो कुछ न कुछ स्थान गिरती है, अपने ऊपर लगने वाले बलों का विरोध करती है। तो अपने ऊपर लगने वाला बल या 9th में चलेगा न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन के तीसरे गति नियम, यानी कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। जब हम किसी वस्तु पर बल आरोपित करते हैं तो एट ए टाइम उसी समय वह वस्तु भी उस हम पर बल आरोपित करती है। वही न्यूटन थर्ड लॉ, क्रिया बराबर प्रतिक्रिया, एक्शन टू रिएक्शन। वही होता है कि अपने ऊपर लगने वाले बलों का विरोध करते तो उसे पदार्थ या द्रव्य कहते हैं। पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं? अब पदार्थ के दो भागों में बांटा गया है, अवस्था के आधार पर दो भागों में बांटा गया, भौतिक अवस्था के आधार पर और रासायनिक अवस्था के आधार पर। यहाँ तक क्या कीजिए, सबसे पहले स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर भौतिक अवस्था के आधार पर पढ़ाएंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट यहाँ तक कर लीजिए, ठीक है, कर लिए होइएगा स्क्रीनशॉट, ठीक। अब पढ़िए भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ के कितने भागों में बांटा गया है। यहाँ तक तो आया गया मेरे पास। अब लिखिए भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ के कितने भागों में बांटा गया। अगला क्वेश्चन लिखिए, भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ के कितने भागों में बांटा गया, पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया, भाग में बांटा गया। लिखिए आंसर, लिखिए भौतिक अवस्था के आधार पर, उत्तर में है भौतिक अवस्था के आधार पर, अवस्था के आधार पर पदार्थ को तीन भागों में विभाजित किया गया, तीन भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, यानी कि भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को तीन भागों में विभाजित किया गया है। पहला लिखिए ठोस, द्रव और गैस। पहला लिखिए ठोस, दूसरा लिखिए द्रव्य नहीं, और तीसरा लिखिए गैस। ठीक है, ठोस, द्रव और गैस। तीसरा क्या है, गैस है। ठोस, द्रव और गैस पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया भौतिक अवस्था के आधार पर? तो भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ के तीन भागों में बांटा गया। भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को तीन भागों में क्या किया गया, विभाजित किया गया है। यहाँ तक सबसे पहले क्या कर दिए, लिख लीजिए, फिर अगले हम टॉपिक में पढ़ेंगे, तब अगले हम टॉपिक में पढ़ेंगे कि भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया। ठीक है, ठोस, द्रव और गैस। यहाँ तक पहले आप ठोस लीजिए, ठोस लिखिए, एग्जाम्पल दीजिए। ठोस क्या है, सॉलिड इसको कहते हैं। ठीक है, लिखिए वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जिसके आयतन, आकार एवं द्रव्यमान तीनों निश्चित होते हैं, निश्चित होते हैं, तो उसे ठोस कहते हैं। ठोस कहते
ठीक है। यानी कि वैसा पदार्थ जिसके आयतन, आकार एवं द्रव्यमान तीनों निश्चित हो तो उसे ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं, सॉलिड कहते हैं। जैसे कि यह क्या है, तो यह भी ठोस है। इसका आयतन भी क्या है? निश्चित है। आकार भी क्या है? निश्चित है। और द्रव्यमान भी निश्चित है। यह तीनों निश्चित है, उसको कहते हैं ठोस। उसी को क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं, सॉलिड कहते हैं। एग्जाम्पल में लिखिए, यह आ जाएगा प्लास्टिक, तो यह अमोर्फस सॉलिड आ जाएगा। यानी कि यह भी ठोस को दो भागों में बांटा गया। फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस दो भागों में बांटा गया। तो वह आगे पढ़ाएंगे। यानी कि अब लिखिए ठोस के कितने ठोस, एग्जाम्पल में लिखिए पत्थर, उसके बाद लिखिए धात्विक तत्व, मेटलिक, जितने भी मेटलिक एलिमेंट है वो सब आ जाएगा। सोडियम क्लोराइड ठोस में आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद प्लास्टिक आ जाएगा, प्लास्टिक अलग चलकर बाद में एमॉर्फस सॉलिड में आ जाता है। लेकिन जब एमॉर्फस सॉलिड इसी के अंतर्गत आ जाता है तो यह भी लिख सकते हैं या फिर न भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत से एग्जाम्पल आ जाते हैं। यानी कि वैसा पदार्थ जिसके आयतन, आकार एवं द्रव्यमान तीनों निश्चित हो तो उसी को क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। अब देखिए कि ठोस का आयतन, आकार, द्रव्यमान किस प्रकार। सबसे पहले इसको क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए कि कोई पूछेगा भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है, तो सीधा आंसर होगा कि भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ के 3 भागों में विभाजित किया गया, ठोस, द्रव और गैस। ठोस तो वैसा पदार्थ जिसके आयतन, आकार और द्रव्यमान तीनों निश्चित और डेफिनिट हो, इसको ठोस, इसी को ठोस कहते हैं। अब उसके बाद द्रव और गैस बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसको क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट। अब लिखेंगे ठोस के गुण, ठोस के क्या क्या गुण है। ठीक है, ठोस के गुण। अब लिखिए क्वेश्चन अगला, ठोस के गुण, ठोस के गुण लिखिए। ठोस के निम्नलिखित गुण है। उत्तर में लिखिएगा ठोस के निम्नलिखित गुण है। ठोस के निम्नलिखित क्या है? गुण है, यानी कि निम्नलिखित गुण है। ठीक है, पहला लिखिए ठोस के आयतन, आकार एवं द्रव्यमान तीनों निश्चित होता, यानी कि डेफिनिट शेप आ जाएगा। आकार मीन्स शेप, वॉल्यूम मीन्स आयतन और मास, यानी कि तीनों क्या होता है? निश्चित होता है। दूसरा, ठोस में अंतर आणविक दूरियां लघु होती है। अंतर आणविक दूरियां लघु होती है, यानी कि शॉर्ट होती है। लघु या छोटी होती है, दोनों लिख सकते हैं, लघु या छोटी होती है। तीसरा लिखिए, यह असंपीड्य होता है ना। अभी तीसरा वो भी लिख सकते हैं, ठोस असंपीड्य एवं कठोर होता है। असंपीड्य एवं कठोर होता है। क्या होता है? कठोर होता है। कोई पूछेगा कि ठोस असंपीड्य होता है, यानी कि विशाल होता है। ठोस क्या होता है? विशाल होता है। असंपीड्य, इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड। सॉलिड आर द इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड, यानी कि इनकम्प्रेसिबल मीन्स असंपीड्य और रिजिड मीन्स कठोर, यानी कि ठोस असंपीड्य हो एवं कठोर होता है। ठीक है, चौथा लिखिए, ठोस में मजबूत आकर्षण बल कार्य करता है। मजबूत आणविक आकर्षण बल कार्य, अंतर आणविक आकर्षण बल कार्य करता है। अंतर आणविक, ठीक है। अंतर आणविक आकर्षण बल कार्य करता है। अंतर आणविक आकर्षण बल
कार्यकर्ता कार्यकर्ता मजबूत यानी कि लघु डिस्टेंस होता है। जब अंतराण्विक दूरियां कम होगी तो फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। ये तो डेफिनेटली बात है। अगर आप हमसे क्या है बहुत कम डिस्टेंस पर है तो हम दोनों के बीच की जो दोस्ती होगी वह बहुत ही मजबूत होगी। क्यों? क्योंकि हम दोनों क्या है हमेशा कांटेक्ट में रहते हैं, यानी कि बहुत ही रिजिड रहते हैं, एक दूसरे से एकदम कठोर रूप से जुड़े रहते हैं। क्या होते हैं, अंतराण्विक आकर्षण बल यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ क्या होते हैं, एकदम टाइटली होते हैं, जुड़े होते हैं, टाइटली जुड़े होते हैं। ठीक है, यह तो मिटा देते हैं, तो लिख लिए होइएगा। अब कहिए सर जी इसका फोटो दिखाइए तब पहले ठोस का। तो ठीक है, हम दिखा रहे हैं। यही क्या है, ठोस है। यही क्या है, तो ठोस है। यही क्या है, ठोस है। क्या है, ठोस है। इनके बीच डिस्टेंस देख लिए, बहुत कम डिस्टेंस है। ठीक है, लेकिन एक दूसरे से टाइटली बंधे हैं कि नहीं, टाइटली, यानी कि अंतराण्विक बल जो होता है काफी मजबूत होता है, लेकिन अंतराण्विक दूरियां काफी कम होता है। इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, ठोस में जो डिस्टेंस होता है, ठोस में जो डिस्टेंस, ठोस में दूरियां 10⁻⁹ मीटर से लेकर से 10 के पावर यानी कि 1 नैनोमीटर, 10⁻⁹ मीटर और 1 पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर तक होती है। यानी कि इतना ज्यादा क्या होती है, इतना कम दूरिया होती है। एक 10⁻⁹ मीटर बहुत कम दूरिया और 10⁻⁻12 मीटर क्या बहुत कम दूरिया। लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अंतराण्विक बल जो होता है काफी मजबूत होता है, काफी क्या होता है, मजबूत होता है। यह लिख लीजिएगा, ठोस में दूरिया 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर, 1 पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर। ठोस में दूरिया, अंतराण्विक दूरिया इतनी ही होती है। चौथा ये लिख लिए और पांचवा लिखिएगा, ठोस का घनत्व उच्च होता है। ठीक है, ठोस के घनत्व उच्च होता है। क्या होता है, उच्च होता है। एक प्रॉपर्टी और छूट गया है। ठीक है, वो इसके बाद पढ़ा देंगे। सबसे पहले इतना तक क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इतना तक पूरा समझ में आ गया होगा। ठोस का आयतन, आकार और द्रव्यमान तीनों निश्चित होता है। ये तो 9th से ही पढ़ते आ रहे हैं और अभी भी पढ़ा है कि आयतन, आकार और द्रव्यमान तीनों क्या होता है, निश्चित होता है। ठोस में अंतराण्विक दूरियां काफी छोटी होती, लघु होती है। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस आर शॉर्ट इन द सॉलिड, यानी कि सॉलिड में अंतराण्विक दूरियां काफी कम होती है। आप देख लीजिए ठोस में दूरियां कितनी है। ठोस असंपीड्य एवं कठोर होता है। क्या होता है, कठोर होता है, और असंपीड्य विशाल होता है। ठोस में मजबूत अंतराण्विक आकर्षण बल कार्य करता है। इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कार्य करता है। ठोस के घनत्व काफी उच्च होते हैं, घनत्व इनके काफी उच्च होते हैं। यहाँ तक क्या कर लीजिए, सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर इसके बाद पढ़ाएंगे एक टॉपिक है कि ठोस के अणु क्या होती है, निश्चित स्थितियां होती है और उनके अणु मध्य स्थिति के चारों ओर क्या करते रहते, दोलित करते रहते हैं। यहाँ तक लिख लीजिए, 5 लिख लीजिए, उसके बाद छठा लिखा देते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लिए होइएगा। ठीक है, अब इसे क्या कर देते हैं, मिटाते हैं। एक और है मेरे पास, छठा। ठीक है, ठोस के अणु की स्थिति निश्चित होती है, निश्चित होती है। ठीक है, निश्चित होती है और अपने मध्य स्थिति के चारों ओर, स्थिति के चारों ओर केवल दोलित करते रहते हैं, केवल दोलित करते रहते हैं। अब
अपनी मध्य स्थिति के, तो इंग्लिश में इसे क्या लिख सकते हैं, देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैव द डेफिनिट हैव फिक्स्ड पोजीशन, हैव फिक्स्ड पोजीशन, फिक्स्ड मींस निश्चित और पोजीशन मींस स्थिति, तो देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैव फिक्स्ड पोजीशन, उनके अवयवी कणों की जो स्थितियां होती है वो निश्चित होती है, या ठोस के अणु की स्थितियां होती है, या ठोस के कण की, यह भी लिख सकते हैं, ठोस के कण की जो स्थितियां होती है वह निश्चित होती है और अपने मध्य स्थिति के चारों ओर एंड ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, और अपने मध्य स्थिति के चारों ओर क्या करते, दोलित करते, यह एक मध्य स्थिति है क्या, ठोस है, और इसी के चारों ओर क्या करते रहते, दोलित करते रहते हैं, अपने मध्य स्थिति के चारों ओर दोलित करते रहते हैं। तो यही ठोस का क्या था, गुण था, कि पहला था कि ठोस क्या होता, निश्चित द्रव्यमान, निश्चित आयतन और निश्चित आकार रखता है। ठोस के में अंतराण्विक दूरियां काफी कम होती है, यहाँ पे देख लीजिए बहुत कम अंतराण्विक दूरियां, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, अंतराण्विक दूरियां जितनी कम होगी अंतराण्विक बल उतना ही मजबूत होगा, तो इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कार्य करता, इसका घनत्व काफी ऊंच होता है, ठीक है, और इनके अणु के कण की स्थितियां या अणु की स्थितियां निश्चित होती है, और अपने मध्य स्थिति के चारों ओर केवल क्या करते रहते, दोलित करते रहते हैं। यहाँ तक आज के लेक्चर में हम क्या कर लिए, पढ़ चुके हैं, यहाँ तक सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और आगे का जो भी टॉपिक है, क्या आगे का टॉपिक आ जाएगा इसमें कि ठोस के कितने प्रकार होते हैं, तो ठोस के अब फिर कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं, क्रिस्टलाइन एमॉर्फस, क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस, तो हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे, लेक्चर 4 के अंतर्गत, लेक्चर 4 के अंतर्गत कि ठोस के कितने प्रकार होते हैं, फिर लिक्विड के, द्रव के कितने प्रकार होते हैं, गैस के कितने प्रकार, फिर प्लाज्मा स्टेट, फिर बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है, वह सब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, कर ली होइएगा स्क्रीनशॉट, आपको पूरी की पूरी कॉन्फिडेंस के साथ क्या होगा, समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे पूरी की पूरी कंसेप्ट और पूरा क्या क्या 100% पढ़ाया जाता है, एक भी परसेंट उसमें कोई कमी नहीं होती है, क्योंकि मैं डिटेल से पढ़ाता हूँ हर एक पदार्थों की। जैसे हम लोग केवल 9th में पढ़े थे कि पदार्थ के पास निश्चित आयतन आकार होता है, लेकिन हमने यहाँ पदार्थ को सबसे पहले एशियन टाइम, बहुत पूर्व समय से लाया। पहले बताया कि भारत के दार्शनिक के अनुसार क्या था पदार्थ का मानना, उनका मानना था कि पदार्थ का निर्माण 5 तत्वों से हुआ, 5 तत्व, हवा, पानी, जल, वायु और आकाश से। बाद में चलकर कनाद ने कहा कि पदार्थ बहुत से सूक्ष्म अणु से बने होते हैं, और बाद में चलकर फिर 1838 में डाल्टन ने कहा कि पदार्थ एक अविभाज्य अणु से बने होते हैं, अविभाज्य कण से बने होते हैं, जो एटम कहलाते हैं, परमाणु कहलाते हैं, ठीक। फिर उसके बाद क्या कहे, इसको बात क्लियरली डिफिनीशन आ गया कि एक वैसा पदार्थ जिसके पास निश्चित आयतन आकार होता है और अपने ऊपर लगने वाले बलों का विरोध करता है, तो वह क्या कहलाता है, पदार्थ। फिर इसको 2 भागों में बांटा गया अवस्थाओं के आधार पर, एगो भौतिक अवस्था के आधार पर, एगो रासायनिक अवस्था। भौतिक अवस्था के आधार पर फिर 3 प्रकार, ठोस, द्रव और गैस। फिर ठोस एक वैसा पदार्थ जिसके पास निश्चित आयतन आकार होता है, वह क्या कहलाता है, ठोस कहलाता है, ठीक है, ठोस कहलाता है। और पदार्थ में वैसी वस्तु जो आकार को जिसके पास जो स्पेस, जो स्थान घेरती है, जिसमें भार हो एवं अपने ऊपर लगने वाले बलों का विरोध करती है, पदार्थ कहलाती है। फिर ठोस जिसके पास निश्चित आयतन आकार होता है, वह क्या कहलाता है, ठोस। प्रॉपर्टीज भी पढ़ा दिए कि पहला प्रॉपर्टीज गुण में था कि ठोस के पास निश्चित आयतन आकार होता है, यह असंपीड्य, विशाल होता है और कठोर होता है। इसमें अंतराण्विक बल काफी कमजोर, काफी मजबूत होता है। इसमें अंतराण्विक दूरियां काफी छोटी होती है। इसका घनत्व काफी ज्यादा होता है। इनके अणु की स्थितियां निश्चित होती है, तो इनके ठोस के कण की स्थितियां निश्चित होती है और अपने मध्य स्थिति के केवल चारों ओर दोलित करते रहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा कि लिख लिए एग्जाम्पल, लिख लिए साथ मेटलिक सोल्यूशन, सभी धात्विक तत्व आ जाएंगे इसके अंतर्गत, सभी धात्विक तत्व, सभी धात्विक तत्व, ठीक है, धात्विक तत्व, सभी धात्विक तत्व।
आ जाएंगे। तो आज की क्लास में इतना, उसके बाद ठोस के कितने प्रकार है वो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। बस हमको कहिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ हो दोस्त तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब कीजिएगा उतना ज़्यादा मेरा चैनल क्या होगा, डेवलप होगा, विकसित होगा और यह विभिन्न लोगों के बीच पहुंचेगा। और जब भी यह व्यक्ति के पास पहुंचेगा, स्टूडेंट के पास पहुंचेगा, तो स्टूडेंट क्या करेंगे, इसे जरूर इसको क्या करेंगे, देखेंगे। और जब ये देखेंगे तो क्या होगा, मेरा जो डेवलपमेंट होगा वो बढ़ेगा। और आप मुझे जितना सहायता कीजिएगा उतना क्या होगा, आपके लिए अच्छे होंगे। क्योंकि आपके लिए हर एक कोर्स की व्यवस्था की गई है। हर एक विषय क्या करेंगे, ओपन कर दिए जाएंगे। धीरे धीरे ही सही सब विषय ओपन कर दिए जाएंगे और आपकी प्रिपरेशन 100% होगी। और आप किसी भी एग्जाम में क्या करिएगा, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं इस इंस्टीट्यूट में पढ़कर। और यह केवल यह क्लास 11th के लिए भी है। और जो कंपटीशन है, जो कंपटीशन लेवल के भी विद्यार्थी है, वो भी कहीं अगर जीएस पढ़ते हैं, उन्हें केमिस्ट्री बढ़िया से नहीं पढ़ाया जा सकता है। क्योंकि जीएस वाले रटे रहते हैं, वो क्या पढ़ाएंगे। इसीलिए अगर उनको पढ़ना है तो वह क्या कीजिए, राजवती एकेडमी को क्या कर दे, यूट्यूब पर, गूगल पर आप सर्च कीजिए, फेसबुक पर राजवती एकेडमी परिवार सर्च कर आप क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। आज के क्लास में इतना ही।